Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। गन्स एंड हार्टबीट्स पार्ट 3। स्थान पुष्कर सरपेंट मंदिर। बदलते वक्त को महसूस करना आसान नहीं था। पिया और नंदिनी के बीच सिर्फ प्रेम नहीं था, अब उनके बीच एक जीवन पल रहा था, एक ऐसी संतान जिसके बारे में सदियों पहले भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन इस सुकून भरे माहौल में भी नंदिनी के भीतर कई सवाल अब भी कुलबुला रहे थे। एक रात मंदिर के पीछे आंगन में, जब हवा में सिर्फ पूजा की धूप और मिट्टी की खुशबू तैर रही थी, नंदिनी ने पिया से एक बात पूछ ही ली। पिया, एक बात पूछूं? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा। पिया, जो सामने दीपक में तेल डाल रही थी, ठिठक गई। पूछो। जब लायन और सरपेंट के बीच सदियों से दुश्मनी थी, तो तुम्हारे पापा बाबा रुद्रा जैसे सरपेंट मंदिर के पुजारी से इतने करीबी कैसे थे? एक लंबी चुप्पी के बाद पिया की आंखें नंदिनी की आंखों से मिलीं। कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से बाबा रुद्रा की आवाज़ आई। इसका उत्तर मैं दूंगा। बाबा पास आकर बैठ गए। उनकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द गूंज रहा था। तुम दोनों के माँ बाप सिर्फ लीडर नहीं थे नंदिनी, वो विजनरीज थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटियाँ लायन और सरपेंट दोनों कुलों की किसी दिन एक साथ मिलेंगी और एक नई शक्ति को जन्म देंगी। पिया और नंदिनी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगी। हाँ बेटा, बाबा ने जारी रखा। वो ये भी जानते थे कि ये बच्चा सिर्फ उनका पोता पोती नहीं, बल्कि एक युग की उम्मीद होगा। इसीलिए उन्होंने पुरानी दुश्मनियों को भूलकर रक्षक बनने का फैसला किया था। वो लोग जो शक्ति की रक्षा करेंगे, ना कि सत्ता की भूख में दूसरों का खून बहाएंगे। तुम्हारे पिताओं ने एक गुप्त संगठन बनाने का सपना देखा था, जहां सरपेंट और लायन दोनों एक साथ अपने समाज को संतुलन दें। ना जुल्म, ना युद्ध, सिर्फ रक्षक। और तुम्हारी माँओं। बाबा रुके, फिर भावुक होकर बोले। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों को एक साथ बड़ा करने की भी सोची थी। शायद नियति ने यह अनुमति नहीं दी। तो फिर? नंदिनी की आवाज़ कांपने लगी। फिर उन्हें मारा किसने? इस बार पिया ने बाबा की बात पूरी की। वीर ने। वीर, तुम्हारा चाचा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि अगर शांति आई तो उसकी सत्ता, उसका लालच, उसकी ताकत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिया की आवाज़ टूटी हुई थी, पर आंखों में अब भी हिम्मत थी। मुझे बहुत पहले सब पता चल गया था नंदिनी, पर जब मैंने जाना कि तुम सरपेंट से हो, मेरे अंदर गुस्सा और नफरत भर गई। मैं समझती रही कि सरपेंट ने सब छीना, जबकि सच्चाई ये थी कि वीर ने सब तबाह किया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। मैं सिर्फ तुम्हें तनाव से बचाना चाहती थी, तुम्हें और हमारे बच्चे को। नंदिनी कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से पिया का हाथ थामा और बस इतना कहा, तू जब भी सच बोलेगी, मैं वहीं खड़ी रहूँगी। और उन दोनों ने उस रात पहली बार अपने रिश्ते को सिर्फ मोहब्बत से नहीं, एक साझी विरासत से भी जोड़ लिया। दूसरी ओर पुष्कर से बहुत दूर, राजस्थान की सीमा के पास, एक गुप्त अड्डे में वीर अपने सबसे करीबी आदमी कर्ण से कह रहा था, मुझे पता है, प्रोफेसी एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरा था। अब चाहिए वो जो कभी किसी का न था। शर की तलवार और सार्प की मणि। कर्ण चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो दो तरफ खींच रहा हो। वहीं दूसरी ओर मंदिर की छत पर बाबा अकेले बैठे थे, आसमान की ओर देख रहे थे। शायद फिर से बलिदान देना होगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ केवल खून से लिखी जाती हैं। 1 महीने बाद मंदिर के आंगन में गहरी शांति थी। रात की हवा में बस पूजा की अगरबत्ती की महक और आसपास मंडराते जुगनू थे। नंदिनी झूले पर बैठी थी, पेट पर हाथ रखे। उसकी आंखों में हल्की थकान, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून। पिया पास बैठी थी, उसके कंधे से लगी हुई। 1 महीना हो गया, नंदिनी फुसफुसाई। हमारा बच्चा। उसने पेट पर हाथ फेरा। अब धीरे धीरे जान बनता जा रहा है। पिया ने हल्के से उसका माथा चूमा। और तू मेरी जान बनती जा रही है। पर उस रात की शांति को जैसे किसी ने दूर से देख लिया था। दूसरी ओर राजस्थान बॉर्डर। पक्की खबर है? वीर ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। हाँ, वो दोनों पुष्कर मंदिर में हैं।
और रुद्रा अभी तक जीवित है। वीर ने गहरी सांस ली। अब प्रोफेसी को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह बाबा रुद्रा ने अचानक आंगन में सुरक्षा दोगुनी करने का आदेश दिया। जोया चौकन्ना हो गई। कुछ आने वाला है? उसने पिया से पूछा। पिया ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। हाँ, हवा भी चीख रही है आज। अचानक मंदिर की दीवार पर विस्फोट हुआ। धुआं, धूल और चीखें। जोया ने तुरंत मोर्चा संभाला। कवर लो, सब अंदर चलो। पिया ने नंदिनी को खींचा और मंदिर की एक गुप्त सुरंग की ओर भागी। ये सुरंग सिर्फ रुद्रा और पिया को पता थी। बाबा रुद्रा मंदिर के मुख्य हॉल में अकेले खड़े रह गए। वीर अंदर घुसा, कदम भारी और आंखें जलती हुईं। रुद्रा! उसकी आवाज़ गूंजती हुई मंदिर में गड़गड़ाई। कहाँ हैं वो दोनों? बोल। बाबा रुद्रा शांत थे। तेरे सवाल का जवाब मेरी चुप्पी देगी। वीर ने कर्ण को देखा। इसका मतलब समझा? अब ये जिएगा तभी जब ये बोलेगा। रुद्रा मुस्कुराए। मेरी जुबान नहीं बिकेगी वीर, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बातें मरकर भी नहीं मरती। वीर ने गुस्से में आकर रुद्रा को एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर मर। वीर ने उसकी छाती में गोली मारी। रुद्रा जमीन पर गिरे, लेकिन होठों पर अब भी एक मुस्कान थी। वीर झुका और गुस्से में गुर्राया। तू हार गया। रुद्रा ने फुसफुसाकर कहा, तेरे जैसे लोग कभी जीतते नहीं। तू बस कुछ देर के लिए आवाज़ों को बंद कर सकता है, सत्य को नहीं। और उनकी सांसें थम गईं। दूसरी ओर पिया, नंदिनी और जोया गुप्त सुरंग के रास्ते से बाहर भाग गई। जोया ने पीछे देखा। मंदिर अब धुआं बन चुका था। बाबा, नंदिनी की आंखें भर आईं। हम लड़ेंगे, पर अभी नहीं, पिया ने दृढ़ स्वर में कहा। अभी हमें जिंदा रहना है और हमारे बच्चे को बचाना है। पिया उन्हें एक गुप्त स्थान पर लेकर गई। वरानिया, एक पुरानी हवेली जो घने जंगल में बनी थी और जिसे दादी सत्या ने सिर्फ आपात स्थिति के लिए तैयार करवाया था। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, कोई गूगल मैप नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। यह वो जगह थी जहाँ सिर्फ इतिहास सांस लेता था और भविष्य तैयार होता था। रात को जब सब कुछ शांत हुआ, नंदिनी और पिया एक दूसरे के पास बैठे। बाबा मर गए, नंदिनी ने कहा, और हमने भागना चुना। हमने नहीं, पिया बोली। उन्होंने हमें जीने का मौका दिया। क्या हम सही कर रहे हैं? नंदिनी की आवाज़ कांप रही थी। पिया ने उसका हाथ थामा। हम अभी जो कर रहे हैं वो इतिहास लिखेगा। दूसरी ओर वीर मंदिर की टूटी छत पर खड़ा था। रुद्रा नहीं बोल पाया, लेकिन मुझे यकीन है वो वरानिया में होंगे। कर्ण अब भी चुप था। वीर ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? तू चुप क्यों है? कर्ण ने नज़रें झुका लीं, क्योंकि अब उसका मन सिर्फ आदेशों से नहीं चल रहा था। वरानिया, जहाँ हवा भी किसी पुराने मंत्र जैसी लगती थी। यह हवेली ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि भरोसे और खामोशी से बनी थी। यहाँ के हर कोने में सदियों की सांसें दबी थीं, और उन सांसों में अब दो रूहें शामिल हो चुकी थीं, नंदिनी और पिया। मंदिर से भागने के 2 दिन बाद वारानिया की छत पर हल्की आहट हुई। जोया ने सबसे पहले देखा और पहचान गई। दादी सत्या, सफ़ेद बाल, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक जलता हुआ सच। तुम दोनों अब इस यात्रा में अकेली नहीं हो, उन्होंने कहा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक कर दिया जाए, न सिर्फ भावनाओं से, बल्कि आत्मा, कसम और भविष्यवाणी से। वरानिया में ही एक पुराना चौक था। चारों तरफ दीपक, बेलपत्र और मिट्टी की खुशबू। दादी सत्या ने अपनी सेविकाओं से तैयारी शुरू करवा दी। ये विवाह कोई साधारण रस्म नहीं है, दादी बोली। ये एक संकल्प यात्राएं है। जब 2 रक्षक आत्माएं एक होती हैं, तो वो न सिर्फ प्रेम में, बल्कि धर्म में भी बंध जाती हैं। शाम को जब आकाश में चांद पूरा था और चांदनी वरानिया के पत्थरों पर दूध सी बह रही थी, दोनों प्रेमिकाएं पारंपरिक लाल सुनहरे वस्त्रों में तैयार थीं। पिया शेर की तरह गरिमामयी, नंदिनी सर्प की तरह रहस्यमयी और तेजस्वी। दादी सत्या ने दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तुमसे जुड़कर मैं संकल्प लेती हूँ जीवन की रक्षा करने का, इस बच्चे की, और एक ऐसे भविष्य का जिसमें खून नहीं, प्यार बहे।
दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और वही आंखें अब वादा थीं। वारन्या हवेली के अंदर एक कमरा ऐसा था जहां पुराने काल की साज सज्जा अब भी वैसी ही थी। दीवारें मिट्टी की, रोशनी पीली दीपक की लौ से, और खिड़की से आती रात की ठंडी हवा। कमरे के बीच में फूलों से सजा एक चौकोर पलंग था। सफ़ेद चादर पर हल्दी और चंदन की महक बसी हुई थी। एक कोने में दीपक की हल्की लौ कांप रही थी, जैसे खुद कुछ बोलना चाहती हो। पिया और नंदिनी, अब नवविवाहित, कमरे में एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। शादी की पारंपरिक लाल पोशाक अब भी उन पर थी, लेकिन अब उनके शरीर से ज़्यादा उनकी आंखें बोल रही थीं। अब हम सिर्फ प्रेमी नहीं रहे नंदिनी, पिया ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, लेकिन हल्का सा कंपाहट भी। शायद इस पल की गहराई उसे भी छू रही थी। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी पलकें हल्की झुकी थीं, पर उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान थी। अब हम जीवन साथी हैं, नंदिनी ने जवाब दिया, और 2 कदम आगे बढ़कर पिया की हथेली को छू लिया। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। वो दूरी जो सदियों की दुश्मनी की दीवारों ने खड़ी की थी, अब सिर्फ एक सांस में घुल रही थी। पिया ने नंदिनी के गालों को अपने हाथों में लिया। उसके अंगूठे से उसकी बिंदी के पास की हल्की सी थरथराहट को छुआ। नंदिनी की पलकों में कंपन हुआ, लेकिन उसकी नज़रें अब भी पिया की आंखों में डूबी थीं। फिर पिया ने झुककर उसके होंठों को चूमा, धीरे, बहुत धीरे, जैसे सदियों से ये स्पर्श अधूरा रह गया हो और अब उसे पूरा करने की इजाज़त मिली हो। नंदिनी ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसके स्पर्श में शर्म भी थी, लेकिन अब हिचक नहीं। कमरे की हवा में हल्दी, गुलाब और चंदन की खुशबू घुली हुई थी। दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे उसे भी इस मिलन की अगली लहर का अंदाज़ा हो। पिया की उंगलियां धीरे धीरे नंदिनी की चोली के पीछे गईं। हर बंधन को खोलते वक्त उसकी नज़रें सिर्फ नंदिनी की आंखों में थीं, जैसे पूछ रही हो, मैं तेरे भीतर उतरने की इजाज़त मांग रही हूँ, देगी? नंदिनी की पलकें थरथराईं, लेकिन उसने होठों से मुस्कुराकर कहा नहीं। उसने सिर्फ सिर हिलाया और उसकी आंखों ने कहा, हाँ, तू जहाँ है वहाँ सब ठीक है। कपड़ों की सरसराहट, फूलों की पंखुड़ियों पर गिरती चूड़ी की हल्की खनक, दीवारों पर पड़ती उनकी परछाइयाँ, सब कुछ किसी मौन संगीत में बदल गया था। धीरे धीरे उनके कपड़े ज़मीन पर सरकते गए, जैसे एक एक परत के साथ सारी उम्र की दूरियां उतर रही हों। नंदिनी की सांसें पिया के कंधे पर पड़ रही थीं, गर्म, धीमी और बढ़ती हुई। पिया ने उसके कंधे पर होंठ रखे, पहले हल्के से, फिर धीरे धीरे, जैसे कोई पूजा की जा रही हो। पिया की हथेली जब नंदिनी की पीठ पर चली तो नंदिनी की उंगलियां पिया के बालों में गुम हो गईं। उसने अपनी उंगलियों से पिया की गर्दन को नीचे की ओर खींचा, जैसे कोई आत्मा अपनी दूसरी आत्मा को पुकार रही हो। उनके शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं रहे, वो शब्द बन चुके थे, जो एक दूसरे की त्वचा पर लिखा जा रहा था। जब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समर्पित हुईं, तो उनकी धड़कनों ने एक नई लय में चलना शुरू किया, एक ही ताल में, एक ही रफ्तार में। नंदिनी की उंगलियां पिया की पीठ पर घूम रही थीं, कभी हल्के से, कभी गहराई से, जैसे किसी पुरानी मंत्र लिपि को फिर से जीवित कर रही हों। पिया ने उसकी गर्दन पर किस किया, धीरे धीरे उसके चीक बोन्स तक, और फिर उसके होठों को उस तरह चूमा जैसे पहली बार हो और आखिरी बार भी। वो एक रात सिर्फ एक प्रेम रात नहीं थी, वो एक इतिहास थी जो 2 वंशों की दुश्मनी को प्रेम में बदल रही थी। वो मिलन सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा का प्रवाह था, जिससे एक बच्चा जन्म लेगा और एक युद्ध समाप्त होगा। कभी कभी रूहों के बीच वो चीज़ें होती हैं जो शब्दों में नहीं कही जाती, बल्कि एक किस, एक स्पर्श और एक सांस में उम्र भर की कसम बन जाती हैं। उस रात 2 रूहों ने एक दूसरे को लिखा था, जैसे ब्रह्मांड ने उन्हें मिलाने के लिए ही ये कहानी रची हो। शादी के कुछ दिन बाद वरन्या हवेली में अब सन्नाटा स्थिर नहीं, शांति बन गया था। हवा में चंदन, गीली मिट्टी और फूलों की मिली-जुली गंध थी। नंदिनी आज पहली बार बागीचे में अकेले टहल रही थी। उसके हाथ पेट पर टिके हुए, चेहरे पर एक माँ सी शांति।
पिया कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसे अब पहली बार एहसास हो रहा था कि शेर जैसे तेज में भी ममता की नरमी बस सकती है। रात का तीसरा पहर था। हवेली की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। जोया चौथी बार पहरा बदल रही थी, तभी मुख्य द्वार पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने तुरंत बंदूक उठाई और दरवाजे के पास गई। कौन है? उसने फुसफुसाकर पूछा। पिया से मिलना है। धीमी, शांत लेकिन बेहद आत्मविश्वासी आवाज़ आई। जोया ने दरवाज़ा खोला। एक लंबा, गहरे रंग की जैकेट पहने शख्स उसके सामने था, चेहरा ढका हुआ, आंखों में अजीब गहराई। अंदर आ। जोया ने उसे पिया के कमरे की ओर इशारा किया, खुद हर कदम पर उसकी निगरानी करती रही। पिया अभी भी जाग रही थी, किताब के पन्ने पलटते हुए। जैसे ही वो शख्स अंदर आया, पिया उठ खड़ी हुई। तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज़ सख्त थी। मैं चेतावनी देने आया हूँ, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ में ना डर था, ना दया, बस तथ्य। वीर अब सिर्फ नफरत से नहीं लड़ रहा, वो अब शेर की तलवार की तलाश में है। पिया और जोया दोनों कुछ पल चुप रहीं। क्या वाकई वो? जोया ने फुसफुसाया। हाँ, उस व्यक्ति ने कहा, और अगर उसने वो पा ली तो ना प्रोफेसी बचेगी, ना तुम्हारा बच्चा। तू ये कैसे जानता है? पिया ने संदेह से पूछा। बस जानता हूँ, उसने दो टूक जवाब दिया। और मैंने ये बताने का जोखिम उठाया क्योंकि सिर्फ तुम उसे रोक सकती हो। उसने पिया को एक पुराना ताम्रपत्र सौंपा, जिसमें एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था। शेर की तलवार और सर्प की मणि एक साथ जुड़ी हुई। इस चिन्ह को पहचानती हो? उसने पूछा। पिया ने ध्यान से देखा और जैसे भूले हुए इतिहास की कोई दरार खुल गई हो। शांत वन, पिया ने धीरे से कहा। आदमी ने बिना कुछ कहे मुड़कर हवेली से बाहर निकल जाना शुरू कर दिया। तेरा नाम? जोया ने पीछे से पूछा। वो रुका, फिर बोला, नाम ज़रूरी नहीं, काम ज़रूरी है। और वो अंधेरे में गुम हो गया। सुबह जब नंदिनी उठी तो पिया सामान्य लगी। वो नहीं जानती थी कि पिछले कुछ घंटों में उनके भविष्य की दिशा बदल चुकी थी। पिया ने उसे कुछ नहीं बताया, बस उसके लिए दूध गर्म करवाया और साथ बैठकर पुराने समय की किताबें पढ़ने लगी। कभी सोचा है हमारे पूर्वजों ने कैसा प्यार जिया होगा? नंदिनी ने पूछा। शायद ऐसा ही, पिया ने मुस्कुराकर कहा, जो इतिहास बन जाए। शाम को पिया दादी सत्या के पास गई। उसने वो ताम्रपत्र दिखाया और जब सत्या की आंखों ने उसे देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये चिन्ह, ये तो शांतवन से जुड़ा है ना? पिया ने पूछा। दादी ने गहरी सांस ली। हाँ, और ये चिन्ह, मतलब वो तलवार भी अब जाग चुकी है। शांतवन, जहाँ सर्प और सिंह दोनों ने अपनी अंतिम शक्ति मिलाई थी, जहाँ दो रानियाँ, सिंहिका और सर्पा, एक गुफा में वो अस्त्र छोड़ गई थीं, जो केवल प्रेम और त्याग से जगेगा। शेर की तलवार और सर्प की मणि जब साथ हों तो उनका धारक अजेय हो जाता है। वीर अगर वहाँ पहुँच गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उस रात हवेली की छत पर पिया अकेली खड़ी थी। हवा में अब भीगापन था, लेकिन एक और चीज़ थी, आने वाले युद्ध की गंध। पिया ने वो ताम्रपत्र फिर से खोला और चिन्ह की लकीरों पर उंगलियां फिराते हुए कहा, अब वक्त है एक रक्षक बनने का, जैसा मेरा खून कहता है, जैसा मेरा प्यार कहता है। कभी कभी कुछ लोग इतिहास में इसलिए खो जाते हैं क्योंकि वो छुपे रहते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो पूरा युग उनका इंतज़ार करता है। अब वो युग फिर आने वाला है, जिसमें तलवार उठेगी, पर हाथ वो होगा जो प्यार से भरा है। क्या पिया और नंदिनी वीर को रोक पाएगी या वो दिव्य अस्त्र वीर के हाथ लग जाएगा? जानने के लिए देखिए गन्स एंड हार्टबीट्स ओनली ऑन इश्क की नज़रिया।